लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ मेमोरी, जिसमें आप जो भी लास्ट में जो है उसके ऊपर पुश करोगे तो वो सबसे पहले पॉप होगा। तो स्टैक के ऊपर जब भी हमने डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है तो उसके लिए आपके पास दो ही इंस्ट्रक्शन है, विच इज पुश एंड पॉप। हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस इन दिस? तो सब रूटीन एक्चुअली क्या होता है? सब रूटीन इज अ सब मॉड्यूल और a सब फंक्शन। तो आपका अगर ये मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम के विद इन इफ यू आर गोइंग टू कॉल दिस सब रूटीन, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट ऑफ स्टैक। मेन में आप अपना कुछ काम कर रहे हो, सपोज आप अपना प्रोग्राम कर रहे हो लाइक टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, इन बिटवीन क्या हुआ, सम अदर पेरिफेरल डिवाइस सम दैट इज कमिंग, या फिर आपने यहाँ पे कुछ ऐसा इसके अंदर कोई कोड लिखा है जैसे एल कॉल डिले या सिंपल कॉल डिले। तो ये डिले क्या है? इट इज अ फंक्शन विच यू हैव स्टोर्ड समवेयर एल्स। ठीक है, तो यहाँ से जब मेन से आपने कंट्रोल यहाँ पे पास ऑन करना है एंड देन यू विल कम बैक टू दिस, हियर वी आर गोइंग टू यूज दिस स्टैक। So first have the definition of this thing. So what is a subroutine? It is a group of instructions that will be used repeatedly in a different location of the program. So rather than repeat the same instruction several times, what is the grammar? This means like मेन इसका फंक्शन क्या होता है कि आपके मेन प्रोग्राम के भीतर आपने एक सेपरेट, जैसे डिले के लिए हमने लास्ट टाइम कोड लिखा था कि डिले आपने ऐड करना है इन बिटवीन सम इंस्ट्रक्शन, तो आपने उसका एक प्रोग्राम लिख लिया यहाँ पे यूजिंग अ सिंगल रजिस्टर और डबल रजिस्टर वॉट एवर वाइज। तो ये 4-5 लाइन्स का एक कोड है जिसका नाम है डिले। तो डिले इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम और फंक्शन और द सबरूटीन। जो हमारे C++ में आपके फंक्शन होते हैं उनको हम यहाँ पे सबरूटीन कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ सबरूटीन। तो आप ये मेन कोड के विद इन आपने यहाँ पे एक बार लिख दिया कॉल डिले, यहाँ पे आपने लिख दिया कॉल डिले, एंड आफ्टर सम अनदर लाइन ऑफ कोड अगेन वी नीड टू राइट दिस कॉल डिले। इसका सेकंड ऑल्टरनेट क्या होगा कि ये सारा जो 5 लाइंस का कोड है, या तो आप यहाँ पे लिखो उसको हर बार। आप मेन के अंदर जब प्रोग्राम लिख रहे हो, मैंने ये थर्ड लाइन पे जब मेरा डिले ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, ये 5 लाइंस हर बार लिखूँगी। तो यहाँ पे ये 5 लाइंस एक्स्ट्रा होंगी। फिर जब मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ये 5 लाइंस मुझे यहाँ पे दोबारा लिखनी पड़ेंगी। तो जो कोड आपको लगता है कि बार बार आपके मेन के विद इन आ रहा है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एवरी टाइम ओवर हियर, तो इससे क्या होगा, 5 लाइंस आपने यहाँ पे लिखी, 5 यहाँ पे लिखी, 5 लाइन लिखी, तो 15 लाइंस आपने अननेसेसरी ऐड करनी है अपने मेन प्रोग्राम में। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, आप इसको एज अ सेपरेट फंक्शन लिखो, फिर उसको अपने प्रोग्राम के विद इन कॉल करो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल डिले नहीं, हम डिले का कोड हमने यहाँ पे लिखा अपने प्रोग्राम के विद इन, हर बार हम उसको लिखते जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फिर आपको जरूरत पड़ी, फिर आपने डिले लिख दिया एंड सो ऑन। So instead of repeating this again and again in the main program, which will result in a longer program, हम इसको as a separate code लिखेंगे और फिर इसको हम इसके within call करेंगे। So this is the main advantage of using the subroutine. So it is a group of instruction that will be used repeatedly. जब आपने किसी चीज़ को repeatedly अपने main program के within call कर रहे हो, तो instead of repeating the same instruction several times, हम उनको as a separate program उनके कहीं और लोकेशन पे लिख देंगे। So in assembly language, it can exist anywhere in here. कहीं पे भी हो सकता है, wherever it is, wherever need is. तो यहाँ पे अब subroutine के लिए we will use the two instruction which is your call and RT. Call and return ये होता है फंक्शन को कॉल करने के लिए, कि जो मैंने फंक्शन लिखा है उसको कॉल लिख के उसके बाद उसका नाम लिख दो। तो वो नेम डिले भी हो सकता है, ठीक है, लार्जेस्ट भी हो सकता है, जो भी आपने लिखना है, दिस इज ए यूजर डिफाइंड। और जब आपने वहां से वापस आना है मेन कोड में, तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं RTE। कुछ में इसका नाम RET होता है, तो ये प्रोसेसर स्पेसिफिक होगा, या आप RET लिख रहे हो या RTE।
बट जब भी आपने इस सब प्रोग्राम को एंड करना है, मैंने डिले लिखा, डिले के लिए मैंने यहाँ पे 5 लाइन्स लिख दी, तो इसका जो एंड होगा दैट विल बी RET और RTE which means return back to the main program. Subroutine के लिए we are going to use these two things, call and return. कॉल को हमने लिखना क्या है, तो कॉल के लिए आप डायरेक्टली उसका एड्रेस भी दे सकते हो जिस एड्रेस पे जाके आपने लिखा है, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन दी नेम और एड्रेस. सो RT क्या करेगा, इट विल रिटर्न दी रिट्रीव द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक. सो इसके लिए लेट्स हैव द डिटेल व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. So suppose this is my main program जो मैंने 2000 ऑनवर्ड्स लिखा है, ठीक है. तो जैसे ही मैं 2010 पे पहुंची तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर लिया, कॉल डिले. ये मेरा डिले फंक्शन है और इसका एड्रेस किस लोकेशन पे लिखा है मैंने, 4000. So first thing is either I can write here call delay or I can directly write call 4000. तो जब मैं ये कॉल 4000 लिखती हूँ तो मेरा कंट्रोल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. और जैसे ही मैंने इसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करूंगी, जितनी भी, जब मैंने कॉल डिले दिया दिस मीन्स कि अब मैंने इनको एग्जीक्यूट करना, तो ये 5 लाइंस का जो कोड था दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस यहाँ पे जाने के लिए मेरे पास इंस्ट्रक्शन है रिटर्न RTE. दिस मीन्स गो बैक टू दी मेन प्रोग्राम. इतना समझ में आया बेटा? कॉल में हम क्या करते हैं, जैसे कॉल आया तो आपका ट्रांसफर जो है वो न्यू लोकेशन पे चला जाता है और उसकी जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है RT वो वापस आपको मेन प्रोग्राम पे ले आती है. इतना क्लियर है? यस मैम. यस मैम. तो जब आपने कॉल लिखा तो एक्चुअल में क्या होगा, जैसे आप नॉर्मल एक एनालॉजी लो कि आप घर में बैठे बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, इन बिटवीन फोन आ गया या बाहर बेल बजी, तो आप क्या करते हो, बुक मार्क लगा के जाते हो ना कि मुझे जाके जो है वापस इस पेज से पढ़ना शुरू करना. तो वो पेज पे आप बुक मार्क लगा के जाते हो एंड यू कम बैक एंड यू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पेज. सेम यहाँ पे होगा. जैसे ही इसने कंट्रोल नई लोकेशन पे लेके जाना तो इस एड्रेस को वो क्या करेगा, इसको सेव करेगा स्टैक के, बिकॉज अदरवाइज जब वो RTE आपने इंस्ट्रक्शन लिखी, हाउ इट विल नो कि मुझे वापस कहाँ पे जाना था, क्योंकि यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है. तो बाय मिस्टेक वो 3000 पे चला गया देन इट विल बी रॉन्ग हो जाएगा ये तो सारा. तो ये जो एड्रेस है ये जाने से पहले आप स्टैक के ऊपर सेव करोगे, और स्टैक के ऊपर सेव करने के लिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, पुश. तो एक्चुअल में व्हेनेवर द कॉल इज देयर तो आपकी ये नेक्स्ट क्या होगा, पुश दी प्रोग्राम काउंटर. अब ये एड्रेस किसमें सेव होता है, आपके पीसी में. पीसी इज अ 16-bit रजिस्टर which always stores the address of the next instruction to be executed. तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर 2000 ऑलरेडी वो एग्जीक्यूट कर चुका है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 2011 पे होगी. तो ये जो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स होंगे 2011 उसको वो स्टैक के ऊपर सेव करेगा. दैट इज लाइक दिस 20 and 11. यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट किया, जैसे ही RTE आई, एक्चुअली RTE क्या करेगी, इट विल पॉप बैक दिस वैल्यू इनटू दी प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर में वो इस वैल्यू को वापस रिप्लेस कर देगी. सो द कंट्रोल विल कम बैक ओवर हियर. मेन हमारा सब रूटीन लिखने से एडवांटेज क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि यहाँ पे आपने बार बार कोड को मेन प्रोग्राम में लिखने की बजाय आप उसको सिर्फ एक बार लिखोगे और उसको आप अपने उसमें कॉल करते रहोगे. तो जब आपने कॉल डिले लिख दिया
तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होगा कि उसको ये रेप्लिकेट कर रहा है, कंट्रोल आपका यहाँ पे जा रहा है, तो एक तो आपका यहाँ पे कोड छोटा बना, ठीक है। अननेसेसरी जो आपका जो प्रोग्राम का साइज है दैट इज नॉट बिग, सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द सब। लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग। तो जब मैंने ये कॉल 4000 लिखा, व्हाट इट विल डू, इट विल पुश द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली फॉलोइंग द कॉल ऑन टू द स्टैक। तो व्हेन आई हैव रिटन कॉल 4000, तो इसने क्या किया, ये जो एड्रेस था सपोज इट इज ओवर हियर, तो ये 2003 इसने यहाँ पे सेव कर दिया आपकी स्टैक के ऊपर। So it will load the program counter with the 16-bit address applied to the call instruction. Next, बाद क्या हुआ, RTE। RTE क्या करेगी, it will retrieve the return address from the top of the stack। जब आपने प्रोग्राम काउंटर, बिकॉज जब आपने कॉल लिख दिया 4000, तो प्रोग्राम काउंटर में क्या वैल्यू आ गई थी, ये आपने सेव कर दी स्टैक के ऊपर, और इसका एड्रेस चेंज हो गया था 4000 पे, तो आपका कंट्रोल 4000 पे गया और आपने वहाँ पे एग्जीक्यूट किया। जैसे ही आपके पास RTE आई, RTE ने क्या करना है, इसको वापस पॉप कर लेना जो भी प्रोग्राम स्टैक के कंटेंट है, तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, इट विल बी 2003। So this is how this call and return they are executed. So it load the program counter back with the रिटर्न एड्रेस। तो इसीलिए अगर आपने कोई सब रूटीन लिख दी और वापस वहाँ पे आप RTE या रिटर्न लिखना भूल जाओगे, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम कभी भी मेन पे वापस नहीं जाएगा एंड एग्जीक्यूशन इट विल नॉट बी प्रॉपर। सो बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी सब रूटीन, यू हैव टू राइट द RTE। So call instruction places the return address at the to memory location immediately before where the stack pointer is pointing। तो इसलिए स्टैक पॉइंटर में वैल्यू जो है आपके पास करेक्ट होनी चाहिए कि आपका करंट स्टैक पॉइंटर कहाँ पे है। मीन्स अगर आपका ऑलरेडी इतनी स्टैक फिल्ड है, तो नेक्स्ट एड्रेस अवेलेबल मेमोरी कौन सी होगी, दिस विल बी दीज टू। तो यहाँ पे आपका एड्रेस स्टैक पॉइंटर पॉइंट होना चाहिए। जब आप इसके ऊपर पुश कर दोगे, ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी इंक्रीमेंटेड। जब आप उसको वापस पॉप कर लोगे, अगेन आपका स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पहुँच जाएगा, बिकॉज इट इज ग्रोइंग अपवर्ड्स। आप मैक्सिमम एड्रेस से शुरू करते हो, FFSF से, एंड यू आर गोइंग इन दिस। So we must set the stack pointer correctly before using the call instruction. Same way RT instruction क्या करेगी, it will take back the content of two memory location at the top of the stack, so it will be used as the return address. लाइक अगर आप सिंपल कॉल लिख रहे हो, कॉल 4000, तो यहाँ पे हमने कोई कंडीशन तो चेक नहीं की, डायरेक्टली हम जो है यहाँ पे पास ऑन कर दी, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनकंडीशनल कॉल। सेम वे जैसे आपके पास जंप के लिए आपके पास एक तो अनकंडीशनल जंप होती है, जंप टू 2000, ठीक है। बट अगर आपके पास कंडीशनल जंप होती है, जंप इफ 0, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ कैरी, सेम वे वी हैव कंडीशनल कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस आल्सो। सो 8085 सपोर्ट्स कंडीशनल कॉल एंड रिटर्न, जहाँ पे कॉल इफ द कैरी फ्लैग इज सेट। CC का क्या मतलब है, कॉल द सबरूटीन इफ द कैरी फ्लैग इज सेट। CNC means call the subroutine if the carry flag is not set. RC means return from the subroutine if the carry flag is set. अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, वो वापस मेन प्रोग्राम पे यहाँ से यहाँ तभी जाएगा अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ, अदरवाइज इट विल वेट ओवर हियर। सो दिस इज द कंडीशनल कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। Same way RNC, return from the subroutine if the carry flag is not set. It can be RZ, return if the zero flag is set, return if the zero flag is not set. तो जितने भी आपके flags हैं, we can use along with the call instruction. I hope it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, अब हमने जंप भी किया और कॉल भी किया, दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीवे, जंप में क्या होता है, जब मैं लिखती हूँ जंप 2000 या जंप इफ 0 और सेकेंड टाइम में कॉल लिख रही हूँ, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे भी जंप आप जब 2000 लिख रहे हो, ये आपका मेन प्रोग्राम है, ठीक है, ये आपकी जंप की इंस्ट्रक्शन है, सपोज 2000। तो जब
जब आपने यहाँ पे लिखा जंप 2000 तो आपका कंट्रोल यहाँ पे चला गया। सेम वे मेन प्रोग्राम में अगर आप इंस्टेड ऑफ दिस आप कॉल 2000 लिख रहे हो, आपका कंट्रोल यहाँ पे जाएगा 2000 पे। दोनों में कंट्रोल पास ऑन हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है? मैम जंप में तो सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता ना, वो तो पूरा ही सीक्वेंस चेंज कर देता है प्रोग्राम का। पर अगर हम कॉल यूज करते हैं तो सब रूटीन के एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा से प्रोग्राम का सीक्वेंस मेंटेन हो जाता है। यस, जंप में एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपने पूरा का पूरा कंट्रोल एक नए जगह पे भेज दिया। तो जंप 2000 मीन्स कि अब मेरा कंट्रोल यहाँ पे है, मेरे प्रोग्राम काउंटर में ये वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ से वापस नहीं मुझे आना जब तक कि आप दोबारा इसमें कोई जंप बैक टू मेन कोड नहीं लिखते कि जंप टू मेन। ठीक है, तो इसमें आपने कहीं पे भी स्टैक का हमने यूज नहीं किया, ना ही हमने कुछ पुश किया, ना ही हमने कुछ पॉप किया। ऑल दिस इज सिंपल। क्या किया आपने? जंप 2000 लिखा, आपका कंट्रोल न्यू जगह पे चला गया। आपने कंडीशन चेक करके किया जंप इफ कैरी टू 2000, उसने कैरी फ्लैग चेक किया एंड अकॉर्डिंगली 2000 पे चला गया। तो ना तो हमें यहाँ पे वापस आना है, इसीलिए हमने कुछ भी सेव नहीं किया एंड सो ऑन। सो दिस इज सिंपली पासिंग द कंट्रोल टू अ न्यू मेमोरी लोकेशन। बट कॉल में क्या होगा, इट इज ऑलवेज फॉर अ सब रूटीन जिसमें आपको जाके वापस आना है बाय यूजिंग द आरटी। और नॉर्मली हम इसको कब यूज करते हैं? जब भी हमने किसी चीज़ को रिपीटेडली अपने कोड में आपने लिखा है, तो उसको रिपीटेडली लिखने की बजाय वी विल ट्राई टू राइट इट एज अ सबरूटीन एंड देन वी विल कॉल इट इन द मेन प्रोग्राम। सो दिस इज यूज्ड टू मेक द कोड साइज स्मॉल। हाँ जी, क्लियर है ये? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ जंप एंड अ कॉल इंस्ट्रक्शन? Yes, ma'am. So all the electrical electronics parts I will be skipping this thing. नहीं, आई थिंक कि इवन चलो में हमारे में तो है नहीं ना, हमारे में भी रहना चाहिए। देख लीजिए तो लास्ट वाले को हो जाना। ठीक। So next comes the chip select and the memory addresses. Brief of this we have already discussed. Let's discuss this in detail. Dimensions of memory. मेमोरी को क्या मतलब है? कोई भी मेमोरी जब हम बात करते हैं, whether it is your RAM or ROM, तो चाहे आपके पास रैम है या रोम है, उसके एड्रेसेस कैसे सिलेक्ट होते हैं? मींस उसका मिनिमम एड्रेस क्या होगा, मैक्सिमम एड्रेस क्या होगा, एंड हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर चिप। तो डायमेंशंस ऑफ मेमोरी को नॉर्मली हम दो नंबर से यूज करते हैं, दैट इज लेंथ इनटू द विड्थ। व्हाट इज दिस लेंथ इनटू द विड्थ? लेंथ जो है वो डिपेंड करेगा कि कितनी एड्रेस लाइन्स हैं। मींस अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 16 एड्रेस लाइन्स हैं, तो वो उतनी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। दिस मीन्स 2⁻16। बट अगर कोई आपके पास प्रोसेसर है जिसमें आपके पास 10 एड्रेस लाइन्स हैं, तो वो कितनी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेगा? 2⁻10। ठीक है, सो मेमोरी चिप विद 10 एड्रेस लाइन्स वुड हैव 1024 लोकेशन. So it will depend on how many number of address lines are there in that particular processor. आप उससे ज़्यादा एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, दैट विल नॉट मीन। सपोज आपके पास एड्रेसेस तो हैं 2⁸8. 2⁸8 मीन्स वी विल बी हैविंग
मैक्सिमम एंड मिनिमम एड्रेस आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी 8 बिट ओनली, दैट इज 00 से लेके FF। सिर्फ इतनी एड्रेसेस को वो आइडेंटिफाई कर सकता है। बट अगर आपने उसको एड्रेस दिया 4000H, 4000H क्या है, इट इज अ 16 बिट लोकेशन, तो इस चीज़ को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट थिंग, कितने एड्रेसेस को या मेमोरी चिप्स को आपका प्रोसेसर सपोर्ट करता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस है। सो फॉर दैट वी नीड टू हैव द डिटेल्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रोप्रोसेसर। जब भी आपकी एड्रेस लाइंस हैं या डाटा लाइंस हैं, वो हमें ये बताती हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, 88 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है, तो अकॉर्डिंगली उसकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। वही आपका 32 बिट का प्रोसेसर है, 32 बिट के प्रोसेसर में सपोज आपके पास 32 एड्रेस लाइन है, तो कितनी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर पाएगा, 2^32, तो उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी, स्पीड, पावर कंजम्पशन, ये सब चीज़ें इंक्रीज होती जाती है। So length is, memory को हमने length into width से identify करना, so length is, it will depend on total number of address lines. So this means a memory chip with 10 address lines would have 2^10 location. 4K लोकेशन अगर है, उल्टा भी हो सकता है। अगर आपको पास सपोज आपको 4K मेमोरी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना है, आप बताओ कि आपको कितनी एड्रेस लाइन्स चाहिए और अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोसेसर वैसा ही डिज़ाइन करोगे। सो 4K मीन्स 2^2 into 1, ये हो गया, 2^4 हो गया into 1K। 1K क्या कितना होता है, that is 1024. तो we know 1K is already 2^10, so this means this is 2^12. So this means अगर मुझे 4K मेमोरी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करवाना है, how many minimum address lines I need? I will need 12 address lines. तो दोनों वे से ये क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आपको जो है, अगर किसी की बजाय आपको सपोज वो 8K के लिए कितना हो जाएगा, इट विल बी 2^3 into 1K. दिस मीन्स 2^3 into 2^10, that is 2^13. I need 13 address lines to identify this chip. Clear इतना? So 8085 में टोटल 16 एड्रेस लाइंस हैं। दिस मीन्स दैट हम कितने एड्रेसेस को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, 2^16 मीन्स 2^6 into 1K. 2^6 means 64K. So 64K memory locations I can identify using your 8085. ठीक है? So then I will need one memory chip with 64K location और 2 chips. अब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही चिप लेनी है जिसमें 64K, आप 2 चिप्स भी ले सकते हो जिसमें दोनों में 32K है, या फिर आप 4 चिप्स भी ले सकते हो विद 1 में। बट ये है कि टोटल मेमोरी जो है वो 64K से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप उसको जितने मर्जी मेमोरी चिप्स में डिवाइड कर सकते हो। सपोज अवेलेबल नहीं है मार्केट में 64K वाली चिप, तो आप क्या कर सकते हो, 2 ले लो 32K की, या 4 ले लो 16K की, या 16 ले लो 4K की, एंड सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द मेमोरी। नाउ चिप सिलेक्ट। चिप सिलेक्ट क्या होता है? चिप सिलेक्ट इज अ सिग्नल जिसको जब आप अप्लाई करोगे, ओनली देन दैट चिप विल वर्क। तो यूजुअली ईच मेमोरी चिप हैज अ CS इनपुट, जिसको हम चिप सिलेक्ट लॉजिक कहते हैं, CS, और दिस चिप विल ओनली वर्क इफ एन एक्टिव सिग्नल इज अप्लाइड टू दैट इनपुट। जब तक आप उसको, आपकी ये चिप है, सपोज रैम चिप है, ये उसका चिप सिलेक्ट लॉजिक है, और ये अगर एक्टिव लो है, तो जब तक आप इसको 0 नहीं दोगे, ये मेमोरी चिप से ना आप रीड कर सकते हो, ना इस पर आप राइट कर सकते हो। इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है? नाइदर यू कैन रीड फ्रॉम दिस नॉर यू कैन राइट। सो वेन एवर यू हैव टू, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द कंट्रोल सिग्नल फॉर दैट चिप। तो ये इसका कंट्रोल सिग्नल है। आप चाहे उसका एड्रेस देते रहो कि आई हैव टू राइट, आपने लिख दिया LDA और इसका कुछ एड्रेस दे दिया 2000, जब तक आप ये चिप सिलेक्ट सिग्नल नहीं दोगे, इट विल नॉट बी एबल टू लोड द डाटा फ्रॉम दिस इनटू द क्यूमुलेटर। तो ये सारी चीज़ें, जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हो, तो 3 चीज़ें हमें चाहिए। वी नीड द एड्रेस लाइन विच विल आइडेंटिफाई द एड्रेस, वी नीड द डाटा लाइन विच विल कैरी द डाटा, एंड वी नीड द कंट्रोल सिग्नल। तो जब ये तीनों आपस में इन तीनों की सिंक होगी, ओनली देन वी विल बी एबल टू रीड और राइट फ्रॉम दैट। क्लियर?
ये अगर आपकी सपोज चिप है, ये उसकी एड्रेस लाइंस हो गई, ये उसकी डाटा लाइन, ये रीड एंड राइट। then we were doing कि what is this width now, लेंथ तो हमें पता चलेगा कि कितनी उसमें एड्रेस लाइंस एंड अकॉर्डिंग व्हाट इज द विड्थ। विड्थ मतलब एक एड्रेस में फर्दर कितनी आप बिट्स को सेव कर रहे हो। अब जैसे आपका 8085 जो है दैट इज अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, तो इसकी विड्थ कितनी हो गई 8 बिट की। सेम वे अगर वो आपका 8086 होता तो उसमें कितनी बिट्स होती हैं, दैट इज 16 बिट प्रोसेसर, तो उसकी मेमोरी लोकेशन में क्या हो जाएगा, इट विल बी लेंथ इनटू विड्थ। तो क्या होगा ये, हाँ जी 8085 के लिए क्या होगा, इट विल बी लेंथ इज व्हाट 2 raised to power 16 because we are having total 16 एड्रेस लाइन, और एक मेमोरी लोकेशन में टोटल फर्दर कितनी बिट्स हैं, 8 हैं। सो दिस विल बी दी साइज ऑफ मेमोरी विच इट कैन सपोर्ट। तो बिट्स मीन्स उसकी इंटरनल रजिस्टर नंबर ऑफ बिट्स इन ईच लोकेशन कितने हैं, विड्थ ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स इन दैट लोकेशन। तो कोई अगर आपकी जो लोकेशन है इफ दैट कैन स्टोर, जैसे आपकी 2000 मेमोरी लोकेशन है, 8085 में हम सिर्फ 8 बिट डाटा लिखते हैं, बट वही अगर आपका 8086 प्रोसेसर होता तो वहां पे आप क्या करते हो, एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर आप 16 बिट का डाटा लिख सकते हो बिकॉज दैट इज अ 16 बिट प्रोसेसर। तो उस केस में उसकी क्या हो जाएगी, साइज क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 raised to power 16 into 16। दिस इज फॉर 8086। वही अगर आपका 8085 है तो हमारे पास 16 एड्रेस लाइंस हैं बट 8 डाटा लाइंस हैं, तो ये आपका ये हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, दिस इज योर नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस and this is your number of data lines। तो कोई भी प्रोसेसर की मेमोरी जो है that will depend on कि उसमें कितनी एड्रेस लाइंस हैं और कितनी डाटा लाइंस हैं। So this will be equal to 2 raised to power number of address lines into the data lines। तो ये A is for address line, जितनी भी होंगी रिप्लेस कर दो, 8 है 16 है, और this will be your data lines। क्लियर है ये? तो this is the memory capacity for any processor। Clear or not? Yes, ma'am. मैम वो तो चिप जो मेमोरी चिप होगी वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि वो कितनी बिट्स का डाटा ले सकता है, वो बट प्रोसेसर नॉर्मली पर बेटा डिपेंड करेगा। नहीं, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ही हम मेमोरी चिप्स लेते हैं। जैसे अगर आपका 8085 है, ठीक है, वी नो कि उसमें 8 डाटा लाइंस हैं, तो हम नॉर्मली जो चिप लेते हैं वो वही लेते हैं जो 8 बिट को सपोर्ट करे, क्योंकि जब आप डाटा सेंड कर रहे हो व्हाई वी हैव टू स्प्लिट। तो जितने भी आपके प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर वो जो मेमोरी लेते हैं आप उसको इसी के साथ अलाइन कर देते हैं। तो वो जो मेमोरी चिप लेंगे दैट विल बी अलाइंड विद द डाटा लाइंस ऑफ, कि जितनी डाटा लाइंस हैं उतनी ही उसकी जो है मेमोरी की कैपेसिटी होगी। तो यही आप 8086 में देखोगे, तो बिकॉज उसमें एक मेमोरी लोकेशन में आपके पास सपोज 16 डाटा लाइंस हैं, तो वो चिप लेते हैं जिसमें आप एक एड्रेस के ऊपर टोटल 16 बिट्स को सेव करते हैं। तो दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन द मेमोरी एंड द प्रोसेसर डिजाइन। तो उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मेमोरी वो एड्रेस और डाटा लाइंस उतनी रखते हैं। एंड समटाइम इट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऑल्सो, क्योंकि कुछ चिप्स जो होती हैं आपकी वो एप्लीकेशन के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनती है। जैसे आपके एप्पल है, तो एप्पल की अपनी चिप्स हैं, उनकी अपनी मोनोपोली है, तो उनका जो प्रोसेसर होगा दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ द एप्पल फोन। So this is it. So normally this is always the agreement between the memory and the processor company. Clear? यस मैम क्लियर। Next comes chip select. As I told you, chip select जब तक आप उसको active signal नहीं दोगे, that chip will not be active. Let's take a chip selection example.
तो सपोज ये आपके पास 4 चिप्स हैं, दिस इज 1 2 3 एंड एज वी कैन सी ये यहाँ पे है एक डिकोडर, हम ये यहाँ पे वो वाइट में दिख नहीं रहा, सो दिस इज एक्चुअली 2:4 डिकोडर। ठीक है, आप यहाँ पे क्या एड्रेस लोगे अकॉर्डिंगली आपकी वो वाली चिप जो है, so ये वाले जो सिग्नल्स हैं, these signals, these are the chip selection। अब इन चारों में से किस चिप के साथ आपने जो है कम्युनिकेट करना है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर लाइन को एक्टिव करेंगे। तो A2 A3 अगर हम यहाँ पे 0 0 देते हैं तो आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। A2 A3 के लिए इट विल बी 0, सपोज इट इज 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, सपोज ये 0 0 पे एक्टिव होता है, ये 0 1 पे, दिस इज 1 0 और 1 1। तो अगर आप यहाँ पे 0 0 दोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, अगर आप 0 1 दे रहे हो तो ये चिप एक्टिव होगी, अगर आप 1 0 दे रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट इन चारों में से एक ही आपकी चिप है दैट विल बी एक्टिव एट अ गिवन टाइम। ये है इसके सिग्नल्स रीड एंड राइट। अब ये क्या बताएंगे कि आपने इस चिप में से डाटा को रीड करना है या राइट करना है। आपने रीड करना है तो आप इस लाइन को एक्टिव करोगे, आपने इस पे कुछ लिखना है तो आप इस लाइन को एक्टिव। तो ये सारे के सारे सिग्नल्स होते हैं आपके कंट्रोल। Now these are some of the other address line, ये भी हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। So main thing is how to select any chip and how to send the controls। Next from memory map and addresses। अब यहाँ पे आपके पास सपोज ये डिफरेंट चिप्स हैं, एक EEPROM है, एक आपके पास रैम है, रैम 1 2 3 4। ठीक है, मिनिमम एड्रेस और मैक्सिमम एड्रेस आपके पास 16 बिट की एड्रेस लाइंस हैं आपके पास, टोटल 16 एड्रेस लाइंस हैं। तो आपका मिनिमम एड्रेस क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑल जीरोस टू ऑल एफ। तो ये आपके पास एड्रेस रेंज। फिर आप क्या करोगे, इन सभी को कुछ कुछ पार्ट उसका देते रहोगे डिपेंडिंग ऑन, जैसे ये रैम 1 है, रैम 2 थोड़ी सी बड़ी है, रैम 4 सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो अकॉर्डिंगली इसकी एड्रेस रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस होल एड्रेस रेंज अमंग द डिफरेंट चिप्स। अब ये भी किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अब इसके लिए हम अकॉर्डिंगली डिफरेंट चिप सिलेक्ट सिग्नल्स जो है वो इसके लिए हम बनाएंगे, सो दैट कि अगर मैं ये एड्रेस दे रही हूँ तो ये मेरी चिप सिलेक्ट हो एंड सो ऑन। So what is a memory map? It is a picture representation of the address range and shows where the different memory chips are located in that address range. Different memory chip जरूरी नहीं है कि आपने पूरे यहाँ पे एक ही चिप लगानी है, आप इसको विद इन डिफरेंट चिप्स डिवाइड कर सकते हैं। बस ये है कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैम 2 और रैम 3 और 4 जो है यहाँ पे इनका एरिया डिफाइन नहीं है, आपने इसको एरिया दे दिया टिल 4000 और फिर आप रैम 4 को कह रहे थे आप 3000 से शुरू करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ओवरलैपिंग शुड नॉट बी देयर, देयर शुड बी अ वेरी डिफाइंड दिस बाउंड्री बिटवीन द टू चिप्स, देन वी कैन assign the addresses to as many memory chips। So how we are going to do that? Let's take an example। Take this 16 बिट जो आपका एड्रेस है, आपके पास टोटल 16 लाइंस हैं, तो आप उसमें से कुछ लाइंस को तो लोकेशन सिलेक्शन विद इन द चिप आप यूज करोगे और कुछ को आप चिप सिलेक्ट लॉजिक के लिए यूज करोगे। तो आउट ऑफ द टोटल 16 लाइंस हमने क्या किया, 10 जो है A0 से लेके A9 तक 10 लाइंस को हम लोकेशन के लिए यूज कर रहे हैं और फर्दर जो ऊपर वाली लाइंस हैं उनको आपने चिप सिलेक्ट के लिए यूज किया। How we are going to do that? So depending on the combination of the address lines of A10 to A15, the address range of the specified chip is determined। Means यहाँ पे हम इसको कुछ specific address दे देंगे, like the next one। अगर आपने A10 to A15 को logic दे दिया ये वाला 0 0 1 0 0 0, ठीक है, तो ये आपका एड्रेस रेंज क्या हो जाएगी, इट विल बी, अब लास्ट की जो 10 एड्रेस लाइंस हैं उनका मिनिमम और मैक्सिमम एड्रेस क्या हो सकता है, इट विल बी ऑल जीरोस टू ऑल वंस, ये हो जाएगा, दैट इज दिस विल बी दिस और आगे वाला क्या है, दिस इज 0 0 1 0 0 0। तो ये क्या आ गया, इट विल बी दिस 0 एंड दिस 0।
it will be all zeros. 2 3FF कैसे लिया इन्होंने, यहाँ ये एड्रेस क्या था आपका, दिस वाज 0 0 0 1 0 0 0। तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक जो है इसको फिक्स कर दो, यहाँ पे इन्होंने कर दिया है 0 0 0 1 0 0, और इसको आप मिनिमम और मैक्सिमम कुछ भी एड्रेस दे दोगे, ऑल जीरोस टू ऑल वन। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपने चिप सिलेक्ट उस पर्टिकुलर के लिए उसके लिए यूनिक होगा। आप ये चिप सिलेक्ट जो है और किसी को नहीं दे सकते। ये कॉम्बिनेशन से आपके पास एड्रेस रेंज के आ जाएगी, इट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस, राइट दिस। अगर आपने ये एड्रेस को चेंज कर दिया, if you change the combination to the following, आपने क्या लिया, it is 1 0 0 1 0 0। तो अकॉर्डिंगली आपकी चिप की रेंज जो है दैट विल बी डिफरेंट। आई थिंक दैट इज अ बिट लेंथी टॉपिक, दिस वी विल हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बिकॉज जब तक एग्जांपल्स नहीं लेंगे यू विल नॉट बी क्लियर कि आप इनकी डिफरेंट मेमोरीज को कैसे सेलेक्ट कर रहे हो। Now the time is over for the current class, so we will continue this in the next class, because we need to take the examples, only then it will be clear how we have been getting this address as 2000 or 3000 or 2 and so on. जितना आपने डिस्कस किया, is that clear? The concept of call, the concept of jump, stack, how we are pushing, how we are popping. I hope that is clear to all. Yes, ma'am. Okay, so next we will continue this in the next class. Any other doubts? मैं गूगल क्लासरूम पे लैब मैनुअल अपलोड कर दो। हाँ, मैं वो भी कर देती हूँ। कल वाला जो हमने डिस्कस किए थे ना कोड्स, तो वो मैं लैब मैनुअल गूगल क्लासरूम पे अभी अपलोड कर देती हूँ। Any other? Okay, then I think you can leave the class. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.